हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी चैनल। आज हम विज्ञान में किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ किरण आरेखों का उपयोग करके। किरण आरेख का मतलब है हमें दर्पण लेना है, या तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, दोनों का उपयोग करके हमें गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण करना है। जैसे कि यहाँ पर इसके पहले वीडियो में निरूपण बताया गया कि बिंब की स्थितियों को अगर हम अनंत पर रखें तो उसका प्रतिबिंब फोकस F पर बनेगा। अगर C से परे रखें, C से दूर रखें तो F तथा C के बीच में प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी। इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया। तो आज उसी के प्रतिबिंब का निरूपण करना है कि किस प्रकार से। सबसे पहले इसको याद करना था, जिसको हमने इसके पहले वाले वीडियो में बना करके ही भी दिखा दिया किस प्रकार से बनता है। वही चीज़ को आज हमें लिखना है कि किस प्रकार से यह होता है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे। देखो, इस हेडिंग को समझना है और समझ करके लिखना है। तो इसलिए आज हम नोट्स में नहीं देंगे, सिर्फ आप इसको, हम इसे समझा देते हैं और आप इसको अपने हिसाब से नोट करेंगे। देखिए, किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण हेडिंग रहेगी, और इसमें हम किरण आरेख का उपयोग करेंगे और इसके द्वारा बने प्रतिबिंब का हम निरूपण करेंगे। उसके लिए हमें ये सभी चीज़ें याद होनी चाहिए कि अगर C अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, C पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, C तथा F के बीच में रखते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो P तथा F के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये सभी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इस सारणी के माध्यम से। अभी तो हमारे सामने सारणी है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा कि सारणी को याद रखना पड़ेगा। और सारणी ज़्यादा याद करने में कठिन भी नहीं होगा, क्योंकि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर वर्क करते रहेंगे फिगर पर तो हमें अपने आप से सब कुछ पता चलता चला जाएगा कि इसे हम किस प्रकार से पढ़ें और किस प्रकार से याद करें। फिगर पर ही सभी कुछ छिपा रहेगा। इसमें केवल फिगर को अपने अंडर में करना है कि हम किस प्रकार से फिगर को समझें कि हम उसी में से सब कुछ बता दें। तो सबसे पहले हेडिंग रहेगी और इसके बाद इसमें फिगर में पहली जानकारी है कि यहाँ पर क्या होता है, एक दर्पण होता है जिसका ध्रुव P होता है, और उसके बाद इससे कुछ दूरी पर वक्रता केंद्र C होता है, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे फोकस बिंदु कहते हैं, और इसके बीच में अविलंब डाला जाता है। तो आने वाली प्रकाश किरणों को आपतित किरणें कहते हैं, और अविलंब और आपतन कोण के बीच, अविलंब और आपतित किरणों के बीच एक कोण बनता है जिसे I कहते हैं, जिसे आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ पर परावर्तित हुई किरणें हैं तो परावर्तन कोण है जिसे स्मॉल r से व्यक्त किया जाता है। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, हमें इन्हीं बिंदुओं के विषय में लिखना है। सबसे पहले इसमें कहा जा रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ से लिखिएगा, नंबर 1 नोट करिएगा और लिखिएगा, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण। देखिए, दर्पण के मुख्य अक्ष, इसी को तो कहते हैं मुख्य अक्ष ना। ध्रुव P तथा C के मध्य खींची गई सीधी रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर देखेंगे यहाँ पर प्रकाश किरण, देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर यही प्रकाश किरण है। अब कह रहे हैं कि परावर्तन के पश्चात, देखिए ये परावर्तन हो गया है, परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। देख लीजिए, अवतल दर्पण के किससे गुजर रही है, मुख्य फोकस से। इसी प्रकार से अगर हम उत्तल दर्पण में देखें तो क्या हो रहा है, सबसे पहले मुख्य अक्ष खींचा गया और इसके बाद यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब आपतित कराई गई तो इधर परावर्तित हो गई और कुछ किरणें इधर दूसरी ओर आती हुई प्रतीत हुई, जिसे कहा गया है कि अगर अवतल दर्पण रहेगा तो फोकस मुख्य फोकस से गुजरेगी, अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती है, अर्थात मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस तरीके से हम उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे और अवतल दर्पण के लिए देखेंगे। तो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों में दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर देखेंगे प्रकाश की किरणें जा रही हैं, दोनों में परावर्तन हो रहा है। परावर्तन के पश्चात हमें मुख्य अक्ष के किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं मिलेंगी। तो इधर यहाँ पर मिल रही हैं तो इसे फोकस बिंदु F कहा गया है। ऊपर जाएंगी तो मुख्य अक्ष पर नहीं जाएंगी तो मान लिया गया कि ये प्रतीत होगी यहाँ पर आती हुई रेखाएं, तो यह फोकस बिंदु F पर मिलेंगी, तो प्रतीत हो रही हैं, इसीलिए कहा गया है कि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से अपसरित होती हैं, अर्थात ये यहाँ से इधर की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो एक ही बिंदु से होकर जाने वाली किरणों को कहा जाता है अपसरित किरणें, और अभिसरित इसी प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक बताया। अब नंबर 2 में क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, कहाँ से गुजरेगी प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से।
गुजरने वाली प्रकाश किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर मुख्य फोकस से होकर प्रकाश की किरणें जाएंगी तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएंगी। जैसा कि हमने यहाँ पर कहा है कि अगर बिंब की स्थिति फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, अनंत पर होगी। तो यहाँ पर हम इसको इसी प्रकार से देख करके भी लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण पर मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण से मुख्य फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। तो उसको हम चित्र नंबर यहाँ तक लिखेंगे पहले नंबर 2 में नोट्स में, और चित्र यहाँ पर देखेंगे 10.4a का कहा जा रहा है। तो उस फिगर को हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से फिगर को बनाया गया है। यहाँ देखेंगे अवतल दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर अगर फोकस बिंदु F पर देख लीजिए प्रकाश किरण फोकस बिंदु F पर आ रही है तो ये किरणें कहाँ जा रही हैं, अनंत की ओर, चाहे वो अवतल दर्पण की ओर हो या देखेंगे अगर हम फोकस पर मिलाते हैं तो ये भी अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर हमारी जानकारी यह है कि चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में अगर प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु F पर आपतित कराई जाती हैं तो परावर्तन इसका कहाँ पर बनता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। तो नेक्स्ट पॉइंट थर्ड देखें। पॉइंट थर्ड है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण। देखिए कहाँ पर प्रकाश किरण गुजरेगी, वक्रता केंद्र पर। अगर हमारी जानकारी देखें तो अगर वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब की स्थिति होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर अगर किसी वस्तु को रखा जाता है, किसी बिंब को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब हमें वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर 3 में लिखेंगे अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण जो दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित करती है। देखिए निर्देशित किरण कैसे होगी, जो दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित होगी, परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश परावर्तित होती है। और हमने पिछले वीडियो में या बातों बातों में बताया है कि अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें होकर जाती हैं तो जिस मार्ग से जाती हैं उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। अर्थात हम यहाँ पर देखेंगे ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, और यहाँ से वक्रता केंद्र पर देखेंगे कोई प्रतिबिंब की स्थिति बन रही है तो यहाँ पर आपतित हो रही है और इसी मार्ग से वापस लौट जा रही है। तो वक्रता केंद्र से प्रतिबिंब अगर बिंब आपतित कराया जाता है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, चाहे वो अवतल दर्पण के लिए हो या उत्तल दर्पण में। देखिए वक्रता केंद्र पर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं तो उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जा रही हैं। तो नंबर 4 में क्या लिखेंगे, नंबर 4 में लिखेंगे कि अवतल दर्पण देखेंगे 10.6 में चित्र दिखाया गया है। पहले हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। अवतल दर्पण तो बना ही है। अवतल दर्पण में क्या है कि अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण, इसको नहीं लिखेंगे, चित्र जहाँ पर लिखा है उसको नहीं लिखेंगे। अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के बिंदु P यानी दर्पण के ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। अर्थात क्या मतलब है कि अगर ध्रुव पर प्रकाश की किरणें तिर्यक पड़ती हैं तो वो तिर्यक परावर्तित भी हो जाती हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण के लिए हो या अवतल दर्पण के लिए हो। तो यहाँ पर बताएंगे कि ध्रुव पर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के तिर्यक परावर्तित होती हैं, जैसे कि यहाँ तक हम लिख लेंगे, चाहे वो अवतल दर्पण के लिए हो या उत्तल दर्पण के लिए हो। अब यहाँ पर अगली हेडिंग आती है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। देखिए अभी तक हमारे पास स्थितियाँ समझ में आई कि हम किस प्रकार से प्रकाश की किरणों को रखें तो हमें कौन कौन सी स्थितियाँ मिलेंगी। जैसे कि एक बार फिर से देखें कि अगर हम प्रकाश की किरणों को फोकस पर रखते हैं तो उसका स्थिति कहाँ पर बनती है, अनंत पर बनती है। अगर हम प्रकाश की किरणों को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसकी स्थिति वक्रता केंद्र पर ही बनती है, चाहे वो उत्तल का हो या अवतल को। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगर हम प्रकाश की किरणों को ध्रुव पर डायरेक्ट ही आपतित कराते हैं तो तिर्यक निकल जाती हैं, चाहे वो अवतल के लिए हो या उत्तल के लिए हो। अब हमें हमारा उद्देश्य है जो मुख्य जानकारी है अब शुरू होती है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, किस प्रकार से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब पढ़ाने से पहले हम एक जानकारी फिर से देते हैं कि इसी प्रकार से हमें कोई किरण आरेख खींचना, ये सभी क्या कहलाएंगे, किरण आरेख। इसी प्रकार से हमें कोई किरण आरेख खींचना पड़ेगा और किरण आरेख खींचने का
नियम यह है कि कोई भी किरण आरेख खींचने के लिए अधिकतम दो से चाहे जितना खींचिए, लेकिन अधिकतम कम से कम 2 किरण आरेख का होना आवश्यक होता है। नंबर 1, जो प्रकाश किरण होना चाहिए वो मुख्य अक्ष के समांतर होना चाहिए। नंबर 2, जो दूसरा प्रकाश किरण होना चाहिए वो वक्रता केंद्र से होकर जाना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सी स्थितियाँ दी गई हैं जिनके बारे में हम सारणी में पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाया जा रहा है। देखिए एक वस्तु ए बी, सबसे पहले यही बताए थे फिगर को दिखा करके जो सारणी बनाई गई थी इसके पहले, उसमें हमने इसी प्रकार के फिगर को बनाया था। इस सारणी में देखिए अनंत पर रहता है तो फोकस कहाँ बनता है, प्रतिबिंब स्थिति कहाँ पर होती है, फोकस या पर होती है। तो इसी प्रकार से हमें देखना है। देखिए ए बी एक वस्तु है जिसे बिंब बोला जाएगा। ए बी एक बिंब है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, पहले तो हमको पता करना पड़ेगा बिंब की स्थिति क्या है। बिंब की स्थिति डैश 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 करके बनाई गई, इसका मतलब अनंत पर रखी गई है। देखिए ये मुख्य अक्ष है और उसके बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। हम एक किरण को बनाएंगे तब भी काम चल जाएगा, 2 किरण को बनाएंगे तब भी काम चल जाएगा। एक मुख्य अक्ष के समांतर है, दूसरा वक्रता केंद्र से होकर, देखिए केंद्र सी है, प्रकाश की किरणें यहाँ से जा रही हैं और इसी मार्ग से वापस लौट जा रही हैं, तभी हम कहते हैं यह वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं। सबसे पहले वस्तु अनंत पर है तो हमें याद होना चाहिए कि अगर वस्तु पर अनंत पर है तो फोकस इसका कहाँ पर बनेगा, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F पर मिलेगी। जैसे कि हमें यहाँ पर पता है कि अगर अनंत पर होता है तो फोकस, इसके प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, फोकस F पर बनते हैं। देखिए यहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरणें जो आपतित हो रही हैं वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे फोकस बिंदु कहते हैं। थोड़ा लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें पुनः इसी माध्यम में परावर्तित हो जा रही हैं, तो जिस बिंदु पर कट रही हैं वही फोकस बिंदु है। तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त होगी। तो यहाँ पर बीच में वक्रता केंद्र से एक लाइन खींची गई और बताया गया ये आपतित किरणें हैं तो आपतन कोण I होगा, ये परावर्तित किरणें हैं तो परावर्तन कोण R होगा। तो नंबर ए इस प्रकार से प्रतिबिंब बना हुआ है। नंबर बी देखते हैं, इसमें C से परे यानी C से कुछ दूरी पर अगर वस्तु को रखा जाता है, मुख्य जानकारी, सबसे अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। देखिए ए बी एक वस्तु है, ए बी एक वस्तु है, सी से कुछ दूरी पर इसको रखा गया है। आइए जानकारी पहले देखते हैं। अगर सी से परे, सी से कुछ दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो एफ तथा सी के बीच में प्रतिबिंब मिलता है और छोटा होता है, वास्तविक व उल्टा होता है। देखिए सी से परे कुछ दूरी पर रखा गया तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को आपतित कराया गया। तो ये देखिए प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर काटेंगी उसे फोकस बिंदु एफ कहेंगे, एफ कहा गया। अब इसके बाद क्या कहा गया, इसके बाद कहा गया कि कोई भी प्रकाश किरण खींचने के लिए 2 प्रकाश किरण की आवश्यकता होती है। दूसरी एक मुख्य अक्ष के समांतर होकर गई, दूसरी इसके वक्रता केंद्र से होकर जाए। देखिए यहाँ पर केंद्र सी है ना, तो यहाँ से आने वाली प्रकाश किरण ये देखिए वक्रता केंद्र से होती हुई आपतित हो रही हैं और वक्रता केंद्र पर क्या होता है, जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट। ये तीर का निशान बता रहा है कि इधर प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये तीर का निशान बता रहा है कि परावर्तन के पश्चात वापस लौट जा रही है। देखिए सी तथा एफ के बीच में प्रतिबिंब की स्थिति आई है कि नहीं आई है, सी तथा एफ के बीच में देखिए जहाँ पर कट रहा है उसे ही कहा गया प्रतिबिंब की स्थिति। तो यहाँ पर देखिए इसमें कहा गया है वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो दर्पण की हमेशा बाईं ओर वास्तविक रहता है। उल्टा कैसे समझेंगे, देखिए ए ऊपर है तो ए को नीचे कर दिया गया, ए डैश बी नीचे है तो बी को ऊपर कर दिया गया। इसका मतलब जो नीचे है उसे ऊपर कर दिया गया, तो इसका मतलब प्रतिबिंब उलट दिया गया, अर्थात प्रतिबिंब उल्टा यहाँ पर बन रहा है। तो इस तरीके से प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाती है। नंबर सी में कहाँ पर प्रतिबिंब को रखा गया है, ए बी एक क्या होता है, बिंब होता है और इसका प्रतिबिंब देखते हैं कहाँ पर बनता है। यहाँ पर सी पर देखिए बिंब को रखा गया है, तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु एफ से मिलकर यहाँ पर मिलती हैं। इसके बाद अगर हम फोकस बिंदु से होकर जाते हैं तो पुनः देखते हैं कि इस प्रकार से हमें प्रकाश किरणें वापस लौटती हुई मिलती है। तो यहाँ पर फोकस बिंदु एफ पर मिला, तो अगर सी से प्रकाश किरणें जाती हैं तो सभी बिंदु कहाँ पर मिल रहे हैं, देखिए ये प्रकाश की किरणें गई, ये आकर मिली, तो कहाँ पर मिली, यानी ये सी पर ही तो आकर मिली हैं। तो इसीलिए ए ऊपर है तो ए को नीचे कर दिया गया ए डैश, बी ऊपर है तो बी नीचे है तो बी को ऊपर कर दिया गया बी डैश। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब मिल रहा है उसे कहा गया है कि वक्रता केंद्र पर मिल रहा है, क्योंकि सी से चलने वाली प्रकाश किरणें सी पर ही मिलती हैं, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा।
अब इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं नंबर डी पर। नंबर डी पर क्या बोला जा रहा है कि अगर प्रतिबिंब को फोकस वक्रता केंद्र सी तथा ए बी कहाँ पर है, सी तथा एफ के बीच में, सी तथा एफ के बीच में रखते हैं तो सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलेंगी। उसके बाद वक्रता केंद्र से देखते हैं तो वक्रता केंद्र जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है। जहाँ पर बिंदु मिलता है उसी के सीधे में एक लाइन खींचते हैं और ए ऊपर है तो ए को नीचे कर दिया गया ए डैश, बी नीचे है तो बी को ऊपर कर दिया गया बी डैश। यही इसका क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। तो बिंब का प्रतिबिंब हमें यहाँ पर मिला, यानी सी से कुछ दूरी पर मिला। कब मिला, जब सी तथा एफ के बीच में बिंब को रखा गया। हमारी जानकारी है कि अगर सी तथा एफ के बीच में रखते हैं तो सी से परे हमें प्रतिबिंब मिलता है। सी तथा एफ के बीच में रखें तो सी से कुछ ही दूरी पर तो हमें प्रतिबिंब मिला। तो इसी प्रकार से अवास्तविक तथा उल्टा। अगर हम अनंत पर रखते हैं किसी वस्तु को, नहीं, अगर हम फोकस पर रखते हैं किसी वस्तु का नाम ए बी हमेशा रहता है, तो इस प्रकार से अगर वस्तु को ए बी को हम फोकस एफ पर रखेंगे तो यहाँ से पहले मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित होकर फोकस बिंदु से अनंत की ओर निकल जाएंगी। और अगर सी से देखा जाए तो ये कहीं आपस में नहीं मिलेगी। नहीं मिलने का वजह ही है कि ये अनंत पर बताएगा। अगर कहीं पर मिलती कहीं पर कट जाती तो उसकी स्थिति निर्धारित थी। ये देखिए, ये प्रकाश किरणें अपनी जगह पर जाएंगी, ये अपनी जगह पर जाएंगी, तो ये मिल नहीं पाएंगी। अगर नहीं मिलेंगी तो इसीलिए इसको कहा गया है कि अगर फोकस बिंदु एफ पर अगर हम वस्तु को रखते हैं तो इसकी प्रकाश की किरणें, इसके जो प्रतिबिंब होते हैं अनंत पर मिलते हैं। अब अगला देख लेते हैं लास्ट, इसमें प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। अगर वस्तु को फोकस एफ तथा ध्रुव के बीच में रखा जाए, देखिए एफ और पी के बीच में रखा गया है ए बी को, तो यहाँ से सबसे पहले आने वाली प्रकाश किरणें ध्रुव पर आपतित हो रहे हैं तो तिर्यक आपतित होंगे, तिर्यक निकल जाएंगी। अगर वक्रता केंद्र से हो गए तो वक्रता केंद्र पर निकल जाएंगी। तो इसमें यही बता रहे हैं कि ये तिर्यक निकल जाती हैं। तो इस प्रकार से इसका बहुत बड़ा प्रतिबिंब कहाँ पर मिलता है, लेंस के उस पार, दर्पण की उस पार बनता है, जिसको ए से ए डैश और बी से बी डैश, जो कि सीधा प्रतिबिंब, ए ऊपर है तो ऊपर ही रखा गया, बी नीचे है तो नीचे ही रखा गया, अर्थात इसका आभासी प्रतिबिंब व विवर्धित यानी बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने जाना अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अब हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। देखिए, अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों, हेडलाइट कौन होता है, जो आगे प्रकाश दिखाता है ना, जो कांच लगा होता है वो दूसरा होता है, जिसमें हम पीछे की ओर देखते हैं, जो आगे शीशा लगा होता है, जो कांच लगा होता है उसे हम उत्तल दर्पण में देखते हैं। और अवतल दर्पण में क्या होता है, जो हेडलाइट वगैरह आगे लगी होती है वो किसके उपयोग, कौन से उसमें दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण। अब इसमें क्या कहा गया है कि अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्रायः चेहरे पर बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में प्रयोग करते हैं। अर्थात दैनिक जीवन में जो हम दर्पण का उपयोग करते हैं उसमें कैसा दर्पण है, वो अवतल दर्पण है। हालांकि समतल दर्पण है लेकिन उसे अवतल दर्पण के माध्यम से पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हेडिंग होगी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम समझेंगे किस प्रकार से बनता है। तो हेडिंग लिखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, उत्तल दर्पण में सिर्फ दो ही स्थितियों के लिए प्रतिबिंब बनाया जाता है, देख रहे हैं। उत्तल दर्पण, इसमें लिखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए हम बिंब की दो स्थितियों पर विचार करते हैं। पहली स्थिति बिंब अनंत दूरी पर है तथा दूसरी स्थिति बिंब दर्पण से एक निश्चित दूरी पर है। अब इसके लिए क्या है, देखेंगे अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर वापस लौट जा रही हैं, तो उसके बाद किसी एक बिंदु पर मिलती है, जिसे फोकस बिंदु मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे फोकस बिंदु एफ कहा जाता है। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु एफ पर मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि अगर मिलती तो इधर मिलती बाईं ओर, लेकिन अगर डैश डैश में है तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए कि अगर बाईं ओर प्रकाश की किरणों को रखा जाए, किसी बिंब को रखा जाए, तो यहाँ से पहले मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जाएंगी जो कि परावर्तित हो जाएंगी, और अगर यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो काटने के पश्चात जहाँ पर इसी एकदम सीधी लाइन लेकर आना है तो फोकस बिंदु एफ पर मिलती है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर कोई भी प्रकाश किरण खींचते हैं तो दो प्रकाश किरण की आवश्यकता होती है, एक मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर होकर जाती है, दूसरा इसके वक्रता केंद्र से। तो एकदम सीधे वक्रता केंद्र यहाँ पर है, तो एक लाइन खींचेंगे और इसी मार्ग से वापस, जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है और यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी या जाती हुई प्रतीत होगी। तो जहाँ पर कट जाएगा वही इसका क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। तो अगर दाहिनी ओर प्रतिबिंब बनता है तो वो सीधा होता है और आभासी होता है।
तो देखेंगे यहाँ पर जो प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर बन रही है, तो ए है तो ऊपर ए डैश ही करा है, बी है तो नीचे बी डैश ही करा गया है। तो जो ऊपर है वो ऊपर है, जो नीचे वो नीचे है, अर्थात प्रतिबिंब सीधा बनाएगा। तो बिंब अगर यहाँ पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब इस पार बनेगा, जो कि आभासी तथा सीधा होगा। यहाँ पर इनकी दो स्थितियों के बारे में विवेचना की गई है। अगर बिंब की स्थिति अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस एफ पर दर्पण के पीछे होगी। देख लीजिए, बिंब की स्थिति यहाँ पर है और ये दर्पण है, ये दर्पण का आगे का भाग है, दर्पण का पीछे है। तो बता रहे हैं कि इसकी जो स्थिति होगी फोकस एफ पर होगी और दर्पण के कहाँ पर होगी, पीछे, क्योंकि वस्तु इधर है तो वस्तु आगे इधर पड़ेगी और पीछे इधर पड़ेगी। हमेशा उत्तल दर्पण में वस्तु के दर्पण के पीछे ही प्रतिबिंब बनता है। अगर दर्पण के पीछे बनता है तो याद रखिएगा कि वह प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब की साइज, इसका आकार क्या होता है, अत्यधिक छोटा, बिंदु के साइज का बहुत ही छोटा प्रतिबिंब होता है। देखिए प्रतिबिंब दिखाई ही नहीं दे रहा है, वस्तु की आकृति इतनी बड़ी है लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब बहुत ही छोटा है, अत्यधिक छोटा। अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, अगर अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में किसी वस्तु को रखा जाता है, किसी बिंब को रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब पी तथा एफ के बीच में बनता है। देखिए पी तथा एफ के बीच में इसका प्रतिबिंब बना हुआ है, जो कि छोटा है, आभासी तथा सीधा है। तो आभासी का मतलब डैश डैश रखा गया तब आभासी बना है, और इसके बाद यहाँ पर सीधा का मतलब है तो सीधा दाईं ओर हमेशा सीधा ही बनता है। ए ऊपर है तो ऊपर ही है, बी नीचे है तो नीचे, इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा है। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पणों के उपयोग। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः, यहाँ पर इतना हेडिंग लिख करके, सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। जैसे कि वाहन में दो दर्पण लगे होते हैं पीछे देखने के लिए, ये वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जो ड्राइवर होता है उसके कांच, जो दो दर्पण लगे होते हैं, वो कौन से, उनमें कौन सा दर्पण होता है? नंबर 1 अवतल दर्पण या नंबर 2 उत्तल दर्पण? कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग होता है? जो वाहन होते हैं उनमें जो हेडलाइट लगी होती है उनके दर्पण, उनमें कौन से दर्पणों का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्या है? गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। इसमें क्या होता है, अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी माइनस लग जाता है, कभी प्लस लग जाता है। तो ये चिन्ह परिपाटी हम बताएगा हमें कि कब माइनस लगेगा या कब प्लस लगेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, अपने आप रिवाइज करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।